Hello friends, today we'll discuss about DPSP, Directive Principle of State Policy. क्या देखेंगे? DPSP. Okay, Directive Principle of State Policy. तो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये आता है हमारा संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में, और ये कैरी करते हैं आर्टिकल 36 to 51। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे ये जो DPSP होता है, ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से बोरो किया हुआ था? हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ था। और ये जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कहाँ से बोरो किया हुआ है? ये स्पेन से बोरो किए हुए थे। ओके, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP is when it is a directive principle. The Constitution should direct the state to formulate or enact the law or formulate the policy for establish economic and social welfare or justice of the country। मतलब जो इस कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, डायरेक्टिव देते हैं DPSP की तरफ से। जब गवर्नमेंट व स्टेट कोई भी लॉ और पॉलिसी इनैक्ट करता है, वो हर वक्त क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकली और सोशली वेलफेयर ऑफ द कंट्री और पीपल की तरह होना चाहिए। और एक बात क्या होता है, DPSP हमारा ये कहता है नॉन जस्टिसेबल। मतलब अब देखिए, फंडामेंटल राइट हमारा क्या होता है? जस्टिसेबल। दो फंडामेंटल ड्यूटी होते हैं, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। फंडामेंटल जो होता है वो हमारा क्या होता है? जस्टिसेबल। अगर आप क्योंकि ये जस्टिसेबल, ये नॉन जस्टिसेबल ऐसे क्यों होता है? फंडामेंटल हमारा जस्टिसेबल ये होता है क्योंकि अगर कोई लॉ हमारा ब्रेक हुआ है, हमारा फंडामेंटल जो फंडामेंटल जो राइट है वो हमारा अगर उसके खिलाफ इनजस्टिस हुआ है, तो हम क्या करते हैं? कोर्ट के पास जा सकते हैं और रिट पिटिशन फाइल करके हम फंडामेंटल को लेकिन ये जो DPSP इसके तहत हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसकी भी एक कारण देखिए, फंडामेंटल जो होता है, ये फंडामेंटल राइट्स करने के लिए हमको क्या है? ओनली इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन मतलब हाँ, मुझे पढ़ना है, मुझे इस धर्म लेना है, मुझे बोलना है, मुझे मैनेजमेंट करना है, मतलब इंटेंशन हो जाने से हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है, DPSP हमारा इंटेंशन के तहत फंड भी होना चाहिए। क्या देखिए, DPSP के तहत क्या हुआ था? सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर, मतलब हमारा पास अगर फंड और रिसोर्स हो गए, हाँ मेरे को मेरे बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, हाँ तो पढ़ाएंगे कब? जब रिसोर्स होगा तभी तो होगा ना, जब फंड होगा। तो ये दोनों नहीं होने के आप तो नहीं तो पब्लिक क्या करेंगे? चले जाएंगे कोर्ट में, हाँ मेरे को बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ने दो। तो गवर्नमेंट के पास अगर फंड और रिसोर्स नहीं होगी तो आप कैसे करेंगे? तो इसलिए इसको नॉन जस्टिसेबल और इसको जस्टिसेबल बोला गया है। और ये क्या होता है हमारा? पॉजिटिव नेचर। DPSP क्या होता है? पॉजिटिव इन नेचर। DPSP क्या होता है? DPSP इज पॉजिटिव इन नेचर, मतलब पॉजिटिव, हर तरफ पॉजिटिव के ही डायरेक्शन उसको पॉजिटिव ही दिया जाता है, जो कि वेलफेयर के लिए होता है। और एक बात है, DPSP को हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोले थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या मतलब? इसमें स्टेट को इंस्ट्रक्शन दिया गया है और डायरेक्ट किया गया है किसने? ना कॉन्स्टिट्यूशन ने। किसने? ना कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसको इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन दिया गया है जे तुम स्टेट के जो पब्लिक है, स्टेट के जो लोग हैं, उनके वेलफेयर और सोशल इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए इसको लाया गया था। ओके, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे डीपीएसपी हमारा टाइप्स। डीपीएसपी हमारा डीपीएसपी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको हमने 3 भागों में डाला हुआ है, 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो क्या क्या है उसके देखते हैं। तो 3 भागों में पहले है हमारा क्या होता है, उसको बोलते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। 3 भाग में इसके प्रिंसिपल के हिसाब से इसको बोला जाता है सोशलिस्टिक। और सेकंड है हमारा गांधीयन प्रिंसिपल, और थर्ड है हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल। क्या दोस्तों, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, सेकंड है गांधीयन प्रिंसिपल, थर्ड है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे एक बाय एक कर, 1 बाय 1 आर्टिकल। तो आर्टिकल हमारा जो डीपीएसपी किन किन के तहत क्या आते हैं, आर्टिकल 36 से 51 के तहत आते हैं। तो फर्स्ट अपन हम देखेंगे आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या करता है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट मतलब स्टेट का डेफिनेशन जो हमारा आर्टिकल 12 में कंस्टिट्यूट करते हैं वही सेम है हमारा डेफिनेशन, जो दिस यूनियन ऑफ दो उसको दर्शाता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 हमारा क्या है, नेचर ऑफ द स्टेट के बारे में बोलते हैं, नेचर ऑफ द स्टेट के बारे में। और डीपीएस की नेचर जो कि डीपीएस की स्पीकर नेचर के बारे में बोलते हैं। तो नेचर क्या होता है हमारा, वो है नॉन जस्टिसेबल। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में आपको समझने के लिए बोल दे रहा हूँ। इसका नोट्स जो पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का लिंक, आप उसमें ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ और नोट ले सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय securing and protecting social order of status और इनकम वगैरह वगैरह। मतलब वेलफेयर ऑफ द पीपल जो स्टेट में हमारा जो स्टेट में है उस पीपल का क्या करेंगे, प्रोटेक्टिंग और सोशल ऑर्डर स्टेटस को हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। वेलफेयर स्टेटस को हमको प्रोटेक्ट और सिक्योरिंग करना है। बाय क्या करना है, उनको इनकम देना है, उनको अपॉर्चुनिटी, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करके हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या होता है, आर्टिकल 39 में राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ, राइट टू एडिक्वेट मतलब प्रोटेक्ट कैसे करोगे, तो इसको 38 क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करो। तो प्रोटेक्ट हम क्या करें, कैसे करेंगे, प्रोटेक्ट हम एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड मतलब एडिक्वेट मीन्स उसको काम, रोजगार, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब जैसे काम ऐसे सैलरी, इक्वल पे फॉर इक्वल, ये सब प्रोवाइड करके उनको हम क्या करें, सिक्योरिंग करेंगे ना, स्टेटस उसका मेंटेन करेंगे। तो 39 यहाँ बोलते हैं एक्वायरिंग लिवलीहुड। ओके, उसके तहत हम क्या करें। और जो होता है, और एक बात होता है जो मतलब रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना नहीं चाहिए। मतलब एक आदमी के पास अगर रहेगा तो वो रिसोर्सेज क्या होगा, वो मोनोपोली नहीं होना चाहिए, नो मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली नहीं होना चाहिए। उसके बाद और एक आर्टिकल हमने आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन 1978 अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 39A हमने ऐड किया हुआ था। तो आर्टिकल 39A हमारा क्या बोलते हैं, आर्टिकल 39A हमारा बोलते हैं फ्री लीगल एड। ठीक है, और एक बात, फ्री लीगल एड मतलब हर ही, लेकिन हमने पहले भी पढ़ा था 22 आर्टिकल में क्या होता था हमारा दोस्तों, वो होता है फ्री वकील हमको मिल जाएगा, बट इन केस ऑफ ओनली
क्रिमिनल केस मिलेगी। बट इसमें क्या होगा, फ्री लीगल। अगर कोई बंदा इसका रीट पिटिशन पर फंडामेंटल राइट्स या फिर कुछ के खिलाफ केस चल रहा है, वो अगर उसके पास उतना पैसा और मनी नहीं होता है तो क्या करता है वो, उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक वकील करने को सुविधा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या करते हैं, हाँ ठीक है, हमने तो इक्वल पे, राइट टू एडुकेट, लीव होल्ड सब दे दिया, किंतु राइट टू वर्क, एजुकेशन ऑफ पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ओल्ड एज और सिकनेस। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाँ हमने तो काम दे दिया, तो आप क्या करेंगे, हमको राइट टू वर्क, आर्टिकल 41 में क्या करते हैं, राइट टू वर्क, काम करने का सुविधा, उसका एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन प्लस पब्लिक हेल्थ, इसका सुविधा आर्टिकल 41 में दिया जाता है। ओके, उसके बाद आता है आर्टिकल 42। तो हाँ ठीक है, तो हमको काम करने का सुविधा दोगा। आर्टिकल 41 में क्या बोलते हैं, हाँ काम करने का, ठीक है, काम दो, एजुकेशन दो, बट काम ऐसे दो जो कि जस्टिस हो, जस्ट हो एंड ह्यूमनी। जस्ट एंड ह्यूमनी मतलब काम ऐसे दो जो कि करने का लायक हो। आप अगर कोई गलत काम दे दोगे वो हम नहीं करेंगे, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, ऐसे वगैरह वगैरह के, वो नहीं। हमको जो जस्ट है, जो कि हम जस्टिसेबल हो, जो ह्यूमन करने का लिए मतलब जिसको कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में हमको कर दो। और आर्टिकल 42 में और एक बात आती है, मैटरनिटी लीव। क्या सर दोस्तों, मैटरनिटी लीव हम सबको पता है, जो प्रेग्नेंट के टाइम पे वुमेंस को मिलते हैं, जो मैटरनिटी लीव, पेड लीव होते हैं जो मिलते हैं, वो होता है मैटरनिटी लीव। ओके दोस्तों, उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या बोलते हैं, जो वो तो ह्यूमन वर्क और काम, मतलब जो जस्टिसेबल काम हमको दे दिए है। उसके बाद हमको क्या दोगे ना, सिक्योर वेज ऑफ लिविंग, वेज ऑफ लिविंग। और इसके तहत और एक बात बोल जाते हैं, वेज ऑफ लिविंग, सिक्योर वेज ऑफ लिविंग का मान लीजिए, जो हम आजकल के दिन में जो सुन रहे हैं, डियरनेस अलाउंस, DA, मतलब अगर किसी का पोस्टिंग JK में हुआ है और किसी का पोस्टिंग बेंगलुरु में हुआ है, इस तरह की पोस्टिंग, तो उसके हिसाब से, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से उसको सैलरी मिलना चाहिए। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इसके तहत 2 आर्टिकल और सब आर्टिकल आते हैं, जैसे 43A एक और 43B। तो 2 आर्टिकल हमारे पास आते हैं। तो 43A क्या बोलते हैं, 43A बोलते हैं जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर है वो क्या करते हैं, अपने ये के लिए मैनेजमेंट के काम कर सकते हैं। ओके, और 43B क्या बोलते हैं, 43B ये बोलते हैं जो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। जो मैनेजमेंट होते हैं वो क्या बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे हमारे देश में जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अमूल वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद आते हैं आर्टिकल 44। तो इसमें क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इस आर्टिकल 44 में हमको क्या दर्शाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उसके बाद आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में हमको क्या दर्शाता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन until the child attain the age 14 years, मतलब 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान आर्टिकल 45 में है। और एक बात जान लें, आर्टिकल 86 अमेंडमेंट के तहत ये क्या हो गया, आर्टिकल 45 को मेड एक फंडामेंटल राइट्स बोल के, एलिमेंट्री एजुकेशन मेड एज ए फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल 21A के तहत एलिमेंट्री एज ए फंडामेंटल राइट्स। और ये कब हुआ था, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पास हुआ था, और 2010 में इसको अप्रैल में क्या हुआ, इसको लागू हुआ था, RTE, राइट टू एजुकेशन के सर्विस। ठीक है दोस्तों, 45 हमने देखे हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या, 46 में हमने काम तो सबको दे दिया, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे जो सेक्शन है हमारा स्टेट के, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एजुकेशनल इंटरेस्ट किसके, वीकर सेक्शन के लिए। वीकर सेक्शन मतलब SC ST
ओबीसी, एससी, बीसी जो भी हो, वीकर सेक्शन के लिए हमने देखना है क्या उसका जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 47 में हम क्या देखेंगे, जब पब्लिक हेल्थ, हाँ तो इनका इंटरेस्ट के लिए एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ के लिए इंटरेस्ट भी दी, तो काफ़ी लोग क्या आते हैं तो प्रोहिबिट करना है, किसको प्रोहिबिट, जो इंटॉक्सिक्स ड्रग्स ड्रिंक्स और पब्लिक हेल्थ को सुधारना है उसी तरह, और इंटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह को हमको क्या करना है, प्रोहिबिट करना है व रद्द करना है। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 48, उसके बाद देखेंगे 48 आर्टिकल में क्या बोलते हैं, तो प्रोहिबिटेड द स्लॉटर ऑफ काउस एंड अदर मिल्क, एंड क्या करना है, जो इम्प्रूव भी करना है इनका ब्रीड को। तो आर्टिकल 48 के काउ और स्लॉटर मतलब एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग के तहत ये साइंटिफिक मॉडर्न वे से एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है वो आर्टिकल 48 के और आर्टिकल 48 में दर्शाता है। तो आर्टिकल 48A में एक बोला गया है कि हम क्या करेंगे, हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे इम्प्रूव और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ EVS एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे इम्प्रूव और प्रोटेक्ट करें। तो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49। तो आर्टिकल 49 क्या बोले हैं, जो हमारा हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स है या फिर कोई आर्टिस्टिक मॉन्यूमेंट और हिस्ट्री मॉन्यूमेंट है, इसको हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे कि हमारा हिस्ट्रिकल कैसे लाल किला, या फिर जैसे अभी क्या हुआ है राम मंदिर, ठीक है, और कोणार्क टेम्पल और पिलर, ऐसे बहुत सारे होते हैं, इसको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 50 क्या बोलते हैं, आर्टिकल 50 बोलते हैं तो सेपरेट मतलब जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट होना चाहिए, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट होना चाहिए। तो सेपरेट होने के कारण से पब्लिक सर्विस में बहुत सारा फायदा हो सकता है इसको। तो इसीलिए आर्टिकल 51 को पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी बोला गया है, एंड द लास्ट इज आर्टिकल 51 क्या होता है, एक वह होता है इस्टेब्लिश करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 51 रुपीज़ का प्रसाद चढ़ा के गौर के पास हम, उसके बाद देखेंगे डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। थोड़ा सा लेकिन देख लेंगे। तो क्या हुआ था, फर्स्ट अपन है जो हुआ था चंपारण दोरईराजन स्टेट ऑफ मद्रास 1951 में हुआ था। चंपारण दोराई मद्रास स्टेट ऑफ दिस डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के तहत ये क्या हुआ था, चंपारण दोराई जो ब्राह्मण है तो उनका जो बच्चे था लेडी डॉटर, उनका मेडिकल में एडमिशन हम कोटा के सिस्टम से नहीं हुआ, तो इसलिए हम केस किया था, इसके तहत वो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में फाइट किया था। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सेकेंड वन है हमारा गोलकनाथ बीस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये कब हुआ था, 1960, ये हुआ था सब लैंड के लिए, ओके। उसके बाद होता है फिर केशव नंदा भारती केस, ऐसा फेमस केस है जो हमारा भारती का फंडामेंटल
ड्यूटीज और राइट्स के बेस में आए थे उस वर्सेस स्टेट्स ऑफ केरला। तो इसके तहत भी सुनने देखो इसको बोले थे सुप्रीम कोर्ट ये बोले थे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसका उसको हम चेंज व उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं ला सकते। ठीक है। और उसके बाद है मिनर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। तो ये 4 कॉन्फ्लिक्ट है जो कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।